बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें बेटा, बीएस फिज़िक्स फोर्थ सेमेस्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 2 का जो फर्स्ट वन टॉपिक है दैट इज़ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसा कि आप लोगों को पहले से भी पता है, हम ये लॉज पहले भी पढ़ चुके हैं। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन लॉज के बारे में आप लोग पहले से भी फेमिलियर हो और बेसिकली आप लोगों को नोन है कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिकली 3 लॉज हैं, जिनमें से फर्स्ट वन को हम नेम दिया करते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेकंड वन इज़ द फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड थर्ड वन इज़ द लेंज़ेस लॉ। अगर हम फर्स्ट वन लॉ की बात करें जो कि हमारे पास फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, तो याद रखें बेटा कि हमारे पास फर्स्ट लॉ जो है हमें ये चीज़ बताता है कि अगर हम किसी भी सर्किट के साथ किसी भी एक चेंज इन फ्लक्स को अटैच करते हैं, मींस कि अगर हमारे पास किसी भी सर्किट के कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया जाता है तो हमारे पास उस सर्किट के कॉरेस्पॉन्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। मींस कि हमारे पास फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो फर्स्ट लॉ है ये हमें ये बताता है कि अगर हम किसी भी सर्किट के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, तो हमारे पास ये जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है ये काज करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। इट मींस कि किसी भी सर्किट के अक्रॉस अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को कॉन्टीन्यूसली चेंज किया जाएगा तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होना स्टार्ट होता है। जबकि इसके बारे में आपको ये भी पता है कि हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के सर्टन मेथड्स हो सकते हैं, जिनमें से एक मेथड तो ये है कि हम किसी भी एक मैग्नेट को कंसीडर करें, और आपको ये भी पता है कि हमारे पास किसी भी एक मैग्नेट के बेसिकली 2 पोल्स हुआ करते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो इस नॉर्थ एंड साउथ पोल के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम किसी भी एक सर्किट को कंसीडर करते हैं, लेट्स सपोज हम एक कॉइल कंसीडर करते हैं जिसके ऊपर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो अगर हम इस मैग्नेट को इस कॉइल के अक्रॉस मूव करते हैं, आपको वेल नोन है कि हमारे पास मैग्नेट के अक्रॉस जो नॉर्थ साइड होती है इसमें से फील्ड लाइंस इमर्ज आउट होती हैं, जबकि साउथ पोल के अंदर जो फील्ड लाइंस होती हैं ये एंटर हुआ करती हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह का पैटर्न डेवलप होता है कि साउथ में फील्ड लाइंस एंटर होती हैं और नॉर्थ से आउटवर्ड मूव कर रही होती हैं। तो अगर हम बेटा क्या करें, इस मैग्नेट को इस कॉइल के अक्रॉस मूव करवाना स्टार्ट करें या फिर इस मैग्नेट को स्टेशनरी कर दें और इस कॉइल को मूव करवाना स्टार्ट करें अक्रॉस द मैग्नेट, तो इन दोनों कंडीशंस के अंदर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द सर्किट विल बी चेंजिंग। और जब हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द सर्किट चेंज होगा तो डेफिनेटली फिर हमारे पास यहाँ पे इस सर्किट के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में आप लोग वेल नोन हो कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली ये एक फ़ोर्स नहीं होती, बल्कि ये वर्क डन है जो हम किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे परफॉर्म करते हैं ताकि वो सोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या करें, लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव कर सके। तो बेसिकली हमारे पास फिर इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कि सेल्फ जनरेटेड ईएमएफ होगा बाय द सर्किट, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कॉरेस्पॉन्डिंग सर्किट के अंदर फिर इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा और इस इंड्यूस्ड करंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हम अपने सर्किट को ऑपरेट कर सकते हैं। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो फर्स्ट लॉ है ये हमें ये बता रहा है कि अगर हम किसी भी सर्किट के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स को कॉन्टीन्यूसली चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है और इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट सर्किट के अंदर डेवलप होगा। इसके बाद बेटा बात आती है सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो याद रखें कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो सेकंड लॉ है ये हमें ये बताता है कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट किया जा रहा है। मींस कि हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है अक्रॉस द सर्किट उसकी क्वांटिटी क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। जबकि मैग्नीट्यूड के अलावा थर्ड वन जो चीज़ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट होगी वो हम थर्ड लॉ के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड लॉ को देखते हैं। तो याद रखें बेटा कि इंड्यूस ईएमएफ के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम देखें कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो ये मैग्नीट्यूड हमारे पास मेयरली डिपेंड कर रहा होता है
चेंज इन फ्लक्स पे, मींस के इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसको हम ई से डिनोट किया करते हैं, ये सेकंड लॉ हमें बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन फ्लक्स, मींस कि हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है। और आपको ये भी पता है कि फ़्लक्स को हम डिनोट किया करते हैं फाई बी के लेटर से, तो अगर हम टाइम के हिसाब से इसके चेंज को डिनोट करना चाहें तो हम इसको राइट कर सकते हैं डी फाई बी डिवाइडेड बाय डी टी। और आपको ये भी पता है कि हमारे पास ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट इज़ बी डॉट ए। और याद रखने वाली बात यह है कि इसमें जो बी का लेटर है दैट विल रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड, while A represents the vector area, not surface area, it is about the vector area। तो हमें सेकंड लॉ ये बता रहा है कि किसी भी सर्किट के अक्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की क्वांटिटी होगी दैट डिपेंड्स ऑन द चेंज ऑफ फ्लक्स, मींस कि हमारे पास जितना तेज़ी से फ्लक्स चेंज किया जाएगा उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा जनरेट होगा। अगर फ्लक्स के चेंज होने का रेट कम होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का रेट भी कम होगा। और इसी के साथ याद रखें बेटा कि हमारे पास यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स की मैंने आपको पॉसिबिलिटी ये बताई कि अगर हम मैग्नेट को तेज़ी से मूव करवाएंगे अक्रॉस द कॉइल, या फिर मैग्नेट स्टेशनरी हो और कॉइल को तेज़ी से मूव करवाया जाए अक्रॉस द मैग्नेट, या फिर मैग्नेट और कॉइल दोनों एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग फास्ट मूव कर रहे हों, तो हमारे पास डेफिनेटली जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ होता चला जाएगा। लेकिन अगर हम इस कॉइल या फिर इस मैग्नेट को स्लोली मूव करवाते हैं तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कम होगा। दूसरी चीज़ जिस चीज़ पे डिपेंडेंस हो सकती है दैट इज़ द एरिया ऑफ द कॉइल। अगर हम एरिया ऑफ कॉइल को ग्रेटर करते चले जाएंगे तब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ता जाएगा। अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे तब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू इंक्रीज़ करती जाएगी। और इसी तरह अगर हम इनके दरमियान मूवमेंट को फास्ट कर देंगे तब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा जो उसका मैग्नीट्यूड लार्ज होता चला जाएगा। या फिर आप इसको इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जितना तेज़ी से कॉइल और मैग्नेट एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे फास्टली उतना तेज़ी से इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे हम इस कॉइल और मैग्नेट को एक दूसरे से अवे मूव करवाते जाएंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल आल्सो बिकम डिक्रीजेस। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अगर देखा जाए तो बेसिकली ये जो ईएमएफ है ये डायरेक्ट रिलेशन शो कर रहा है विद द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आपको ये भी पता है कि अगर हम किसी भी जगह पे प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हुए इक्वलिटी पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वलिटी पुट करने की वजह से हमें एक कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ता है। और यहाँ पे हमारे पास इस केस में जो कांस्टेंट है दैट इज़ के कांस्टेंट। तो याद रखें बेटा कि हमारे पास इस के कांस्टेंट की वैल्यू को अगर हम एसआई यूनिट में लेके जाना चाहें, क्योंकि हमें पता है कि फ़िज़िक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हम सारी डीलिंग एसआई यूनिट में करते हैं, तो एसआई यूनिट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो के है इसकी वैल्यू 1 गिवन की जाती है। तो फिर हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ये इक्वल होगा डी फाई बी डिवाइडेड बाय डी टी। इसी के साथ अगर हम बेटा इस फार्मूले को प्रॉपरली राइट करना चाहें तो हमें यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और याद रखें कि हम थर्ड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को नेम दिया करते हैं लेंज़ेस लॉ का। लेंज़ेस लॉ या लेंज़ेस रूल हम इस चीज़ को नेम दे सकते हैं। अब लेंज़ रूल हमें ये बताता है कि किसी भी सर्किट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो चेंज इन फ्लक्स आया करता है, ये चेंज इन फ्लक्स हमेशा से क्या करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो जनरेट करता है वो अपने काज की अपोज करती है। तो फिर डेफिनेटली अगर हम इसी चीज़ पे वापस आएँ तो हमें ये पता चलता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी फाई बी डिवाइडेड बाई डी टी के, मीन्स के जितना चेंज इन फ्लक्स ज़्यादा होगा उतना ईएमएफ ज़्यादा जनरेट होगा। लेकिन इसी के साथ मैंने आपको बताया कि थर्ड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें ये बताता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये हमेशा अपने काज की अपोज करता है। तो फिर अगर हम काज को देखें तो हमारे पास काज है चेंज इन फ्लक्स और इफ़ेक्ट है ईएमएफ। तो जो ईएमएफ है ये हमेशा अपने काज की अपोजिशन करेगा, तो इस अपोजिशन को हम यहाँ पे शो कर सकते हैं नेगेटिव साइन के साथ।
तो ये हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग बात आ गई कि लेंजिस रूल ने हमें ये बताया कि जो जनरेट होने वाला ईएमएफ है ये हमेशा अपने काज की अपोज करेगा, और इस अपोजिशन को हमने शो कर दिया है नेगेटिव साइन के साथ। तो हमारे पास रिलेशन डेवलप हो गया ईएमएफ इक्वल्स टू नेगेटिव डी फाई बी डिवाइडेड बाय डी टी। तो इसी तरह अगर हम बात करें कि हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉज की क्या होगी, फैराडेज लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, तो याद रखें बेटा कि अगर हम इसके मैथमेटिकल फॉर्म की बात करें तो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ हुआ करती है ईएमएफ इक्वल्स टू नेगेटिव एन डी ओवर डी टी इंटेग्रल बी डॉट डी ए। यहाँ पे याद रखें जो n है दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल्स, और हम आइडियल केस के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स को 1 कंसीडर किया करते हैं। d ओवर डी टी एज इट इज़ वही फॉर्म राइट की गई है, सिर्फ 5b को एक्सपेंड किया गया है b डॉट डी ए की फॉर्म में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 5b इक्वल हुआ करता है b डॉट डी ए, जहाँ पे b जो है ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वाइल a इज़ द वेक्टर एरिया। तो अगर हम बेटा इसकी इंटेग्रल फॉर्म की बात करें तो हमारे पास ईएमएफ और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एक रिलेशन हुआ करता है ईएमएफ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन हम काउंट किया करते हैं दैट इज़ ईएमएफ इक्वल्स टू